जरा कल्पना करें, एक खौलता हुआ उबलता पानी का झरना। मतलब इतना गर्म कि अगर उसमें गलती से हाथ चला जाए तो तुरंत जल जाए। हाँ, बिल्कुल। कोई भी सामान्य जीव तो वहां सर्वाइव कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहां जीवन नामुमकिन है। लेकिन लद्दाख की पूगा घाटी में ठीक इसी खौलते हुए पानी के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है इस सवाल का कि हम और इस धरती का हर एक जीव आखिर किस चीज से बने हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव में हम इसी बुनियादी लेकिन सबसे जादुई मशीन को डीकोड करने वाले हैं, जिसे हम कोशिका या सेल कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो ये एक ऐसा रहस्य है जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक उलझाए रखा है। विज्ञान जगत में ये बड़े पैमाने पर माना जाता है कि जीवन की शुरुआत ना विशाल महासागरों में नहीं हुई थी। अच्छा, तो फिर कहाँ हुई? ऐसा माना जाता है कि शुरुआत छोटे छोटे पानी के कुंडों में हुई होगी। हम्म। और जैसा कि अभी पुगा घाटी का जिक्र हुआ ना, वहाँ के जो गर्म पानी के झरने हैं यानी हॉट स्प्रिंग्स, उनका तापमान एकदम उबलते पानी के बराबर होता है। और ये माहौल आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले की उस शुरुआती पृथ्वी के बिल्कुल जैसा है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस खौलते पानी में भी जीवन मौजूद है। मतलब उबलते पानी में जीवन? हाँ, बिल्कुल। वहां पर कुछ खास एक कोशिकीय बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें थर्मोफाइल्स कहते हैं। मतलब इन्हें इस भयंकर गर्मी में ही मजा आता है। ये तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन की कहानी हो। पर वो इतनी गर्मी में बचे कैसे रहते हैं? मतलब क्या उनके पास कोई खास सुरक्षा कवच होता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। जब लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इन झरनों का अध्ययन किया ना, तो एक कमाल की चीज सामने आई। उन्होंने देखा कि इन झरनों के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेजी से बनता है। ओके। तो ऐसा माना जाता है कि इसी कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव ने शुरुआती कार्बनिक अणुओं को, यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उन्हें हानिकारक रेडिएशन और उस समय के कठोर मौसम से बचाया होगा। तो एक तरह से उसने एक ढाल का काम किया। एकदम सही। इसी सुरक्षा ने पहली सुरक्षात्मक झिल्ली या कह ले प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में मदद की। इस झिल्ली ने एक सीमा तय कर दी कि क्या चीज अंदर रहेगी और क्या बाहर, और बस इसी तरह पहली कोशिका का जन्म हुआ। मतलब एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट ने जीवन के पहले घर की दीवार बनाई। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात दिमाग में आती है। ये सब इतना छोटा और सूक्ष्म है कि जो चीज इतनी छोटी है कि हम उसे देख ही नहीं सकते, उसे इंसानों ने पहली बार खोजा कैसे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्योंकि हमारी आंखों की भी तो एक लिमिट होती है ना। मतलब हमारी आंखें केवल 0.1 मिलीमीटर तक की दूरी पर रखी दो अलग अलग चीजों को ही साफ साफ अलग देख सकती हैं। जिसे हम रेजोल्यूशन लिमिट कहते हैं। हाँ, जैसे अगर हम अपने फोन में किसी बहुत दूर की तस्वीर को जूम करते हैं तो एक समय के बाद पिक्सल्स आपस में मिल जाते हैं और फोटो एकदम धुंधली हो जाती है। तो हमारी आंखें भी 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीजों के पिक्सल अलग नहीं कर सकती। आपका ये पिक्सल वाला उदाहरण बहुत सटीक है। हमारी बिना किसी उपकरण वाली आंखों की जो ये सीमा है ना, इसे पार करने के लिए इंसानों को एक हैक की जरूरत थी। और वो हैक था लेंस। बिल्कुल, लेंस और माइक्रोस्कोप का आविष्कार। बात है 1665 की। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने खुद का एक साधारण सा माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने कॉर्क, जो पेड़ की सूखी छाल से मिलता है, उसके एक बेहद पतले टुकड़े को उस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो उन्हें क्या दिखा उसमें? उन्हें उसमें छोटे छोटे बक्से जैसे डिब्बे दिखाई दिए, एकदम किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। और लैटिन भाषा में छोटे कमरे को ना सेला कहा जाता है। अरे वाह, तो वहीं से ये सेल नाम आया? बिल्कुल, वहीं से उन्होंने इन डिब्बों को सेल नाम दिया। क्या बात है। मतलब एक पेड़ की सूखी छाल से शुरू हुआ सफर। लेकिन रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप तो उस समय काफी साधारण रहे होंगे ना? शायद चीजों को बस कुछ 100 गुना ही बड़ा कर पाते होंगे। हाँ, वो तो बहुत बेसिक थे। तो आज हम इस मामले में कहां तक पहुंच गए हैं? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तकनीक ने हमारी देखने की क्षमता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉनों की बीम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और ये मशीनें हमें नैनोमीटर के स्तर तक क्लैरिटी दे सकती हैं। नैनोमीटर यानी 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। जी हाँ, मतलब हम कोशिका के अंदर की उस सूक्ष्म दुनिया को देख सकते हैं जिसके बारे में रॉबर्ट हुक ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो जब वैज्ञानिकों ने इन आधुनिक माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को करीब से देखना शुरू किया तो पता चला कि सभी कोशिकाएं एक जैसी बिल्कुल नहीं होती।
मतलब जीवन ने मुख्य रूप से दो अलग अलग डिजाइन या मॉडल बनाए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बिल्कुल। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल एकदम एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह है। हाँ, दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब वहां सब कुछ एक ही खुले हिस्से में है। हम्म। कोई अलग कमरे नहीं है। खाना बनाना हो, सोना हो या टीवी देखना हो, सब उसी एक जगह पर होता है। सही कहा। और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल एक बहुत बड़ी हवेली या मैंशन की तरह है। इसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे बने हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। और इस हवेली को चलाने वाले बॉस के लिए एक शानदार मेन ऑफिस है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। हाँ, ये तुलना इन दोनों के तकनीकी अंतर को बहुत ही आसान बना देती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें ना, जैसे कि बैक्टीरिया, तो ये आकार में बहुत छोटी होती हैं, मतलब लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास। इनमें झिल्ली वाले या मेम्ब्रेन बाउंड कमरे नहीं होते, और जैसा कि आपके स्टूडियो अपार्टमेंट वाले उदाहरण में था, इनका मुख्य ऑफिस किसी अलग कमरे में बंद नहीं है। तो फिर इनका डीएनए कहाँ रहता है? इनका जेनेटिक कोड यानी डीएनए बस कोशिका के अंदर ही एक खुले क्षेत्र में पड़ा रहता है। इसे हम न्यूक्लियोइड या प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई दीवार या केबिन नहीं है, डीएनए बस ऐसे ही अंदर तैर रहा है। एकदम सही। और इसके उलट जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वे आकार में काफी बड़ी होती हैं, लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर। ओके। इनमें एक प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर एक बाकायदा दीवार या मेम्ब्रेन होती है। हम इंसानों के शरीर की कोशिकाएं या किसी भी पेड़ पौधे की कोशिकाएं इसी यूकैरियोटिक हवेली वाले मॉडल पर ही काम करती हैं। ये तो समझ आ गया, लेकिन इस हवेली वाले मॉडल के अंदर भी तो एक बड़ी समस्या है ना? वो कैसे? देखिए, पौधे और जानवर दोनों के पास ही हवेली है, लेकिन दोनों की जरूरतें तो जमीन आसमान जैसी अलग हैं। सोचिए, अगर तेज बारिश आए, बर्फ गिरे या बहुत तेज आंधी चले, तो जानवर और इंसान तो भागकर किसी छत के नीचे छुप सकते हैं। सही बात है। लेकिन बेचारे पेड़ पौधे क्या करेंगे? वे तो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकते। उन्हें तो वहीं खड़े रहकर मौसम की हर मार सहनी पड़ती है। और यहीं पर प्रकृति की एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग सामने आती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अच्छा। जानवरों की कोशिकाओं के बाहर सिर्फ एक लचीली झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन पौधों, कवक या फंजाई और कुछ बैक्टीरिया में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक अतिरिक्त और बेहद कठोर परत होती है। पौधों में ये सेल वॉल सेलुलोज नाम के एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। ये सेल वॉल पौधों को एक निश्चित आकार देती है और उन्हें भयंकर तूफानों में भी सीधा खड़ा रहने की ताकत देती है। अरे, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही दिलचस्प बात याद आ रही है। ये जो सेलुलोज है ना, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि इंसान का पाचन तंत्र सेलुलोज को पचा नहीं सकता, लेकिन हमारे खाने में ये रफेज का काम करता है। मतलब जो हम सलाद या हरी सब्जियां खाते हैं ना, उनका ये सेलुलोज ही हमारी आंतों को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। एकदम सही पॉइंट है। और इस सेल वॉल की असली ताकत का अंदाजा एक छोटे से प्रयोग से लगाया जा सकता है। वो कैसे? मान लीजिए कि हम प्याज की एक पतली सी झिल्ली लें या फिर रोयो नाम के पौधे की पत्ती लें और इन्हें बहुत गाढ़े चीनी या नमक के पानी में रख दें, तो क्या होगा? मुझे लगता है कि ऑस्मोसिस की वजह से कुछ बदलाव आएगा। लेकिन ये ऑस्मोसिस असल में काम कैसे करता है? देखिए, प्रकृति हमेशा एक बैलेंस या संतुलन चाहती है। जब कोशिका के बाहर चीनी या नमक बहुत ज्यादा होता है, यानी घोल बहुत गाढ़ा होता है, तो प्रकृति उस बाहरी गाढ़ेपन को पतला करना चाहती है। लॉजिकल है। अब चूंकि चीनी या नमक आसानी से कोशिका के अंदर तो जा नहीं सकते, इसलिए कोशिका के अंदर का पानी बाहर की तरफ भागता है ताकि वो बाहर वाले घोल को पतला कर सके। अच्छा। पानी बाहर निकलने की वजह से कोशिका अंदर से सिकुड़ जाती है, लेकिन पौधों के मामले में चमत्कार ये है कि अंदर से सिकुड़ने के बावजूद ना उनकी कठोर सेल वॉल अपनी जगह से नहीं हिलती। अरे वाह। हाँ, कोशिका का बाहरी आकार बिल्कुल वैसा ही बना रहता है, वो पिचकती नहीं है। ओह, तो इसका मतलब है कि अगर पौधों में ये सेल वॉल उन्हें पिचकने से बचा लेती है, तो हम इंसानों में क्या होता है? क्या हमारी कोशिकाएं ऐसे गाढ़े पानी में पूरी तरह पिचक जाएंगी क्योंकि हमारे पास तो वो दीवार नहीं है? एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। अगर यही प्रयोग इंसान के गाल की कोशिका यानी किसी भी एनिमल सेल के साथ किया जाए ना, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, तो पानी बाहर निकलते ही वो गुब्बारे की तरह पूरी तरह से पिचक कर अपना आकार खो देगी।
लेकिन जानवरों के लिए सेल वॉल का ना होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सेल वॉल की कमी ही जानवरों को वो लचीलापन देती है जिससे हमारे शरीर के टिश्यू मुड़ सकते हैं और हम भाग दौड़ या डांस वगैरह कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब लचीलापन जानवरों के लिए जरूरी है और कठोरता पौधों के लिए। बिल्कुल। प्रकृति ने दोनों की जरूरतों के हिसाब से एकदम कस्टम मेड डिजाइन तैयार किया है। खैर, बाहरी दीवारों की बात तो हो गई, अब इस हवेली यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलते हैं। चलिए। मैंने सुना है कि कोशिका के अंदर की ये दुनिया किसी बेहद व्यस्त और आधुनिक फैक्ट्री की तरह काम करती है। अगर हम इस फैक्ट्री के सप्लाई चेन को समझना चाहें तो ये कैसे काम करता है? तो इस फैक्ट्री के सप्लाई चेन की शुरुआत होती है इसके हेडक्वार्टर्स से, जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। इस हेडक्वार्टर के चारों ओर एक डबल लेयर वाली दीवार होती है। ओके। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और डीएनए ही वो ब्लूप्रिंट है जिसमें फैक्ट्री को चलाने के सारे निर्देश लिखे हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कब बनाना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वही है? हाँ, माता पिता से अगली पीढ़ी तक जो भी गुण जाते हैं उसकी सारी कोडिंग इसी डीएनए में ही होती है। तो एक तरह से न्यूक्लियस इस फैक्ट्री का सीईओ है। बिल्कुल। लेकिन क्या शरीर की हर एक फैक्ट्री यानी हर कोशिका में सीईओ का होना जरूरी है? मतलब क्या कोई ऐसी कोशिका भी है जो बिना न्यूक्लियस के काम करती हो? ये बहुत ही गहरा सवाल पूछा आपने। देखिए, प्रकृति के लिए एफिशिएंसी सबसे ऊपर होती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा? जब ये रेड ब्लड सेल्स बन रही होती हैं ना, तो शुरुआत में इनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं तो ये अपने ही न्यूक्लियस को शरीर से बाहर निकाल फेंकती हैं। क्या मतलब जगह बचाने के लिए अपना दिमाग ही बाहर निकाल दिया? हाँ, एक तरह से ऐसा ही कह सकते हैं। उनका मुख्य काम क्या है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। अब न्यूक्लियस तो बहुत जगह घेरता है, तो उससे हटाकर लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा जगह बनाती हैं, जो ऑक्सीजन को अपने साथ बांध कर ले जाता है। गजब है। ये ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए किया गया एक बहुत बड़ा बलिदान है, क्योंकि अब उनके पास न्यूक्लियस यानी रिपेयर का मैनुअल नहीं है ना, तो वे खुद की टूट फूट ठीक नहीं कर सकती और विभाजित भी नहीं हो सकती। ओहो। इसीलिए एक रेड ब्लड सेल का जीवन काल केवल 120 दिन का ही होता है। ये सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए वापस अपनी फैक्ट्री पर आते हैं। सीईओ ने यानी न्यूक्लियस ने डीएनए से ऑर्डर दे दिया कि भाई किसी खास चीज की जरूरत है। अब ये ऑर्डर फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण विभाग के पास जाएगा। तो ये निर्माण विभाग कौन है? ये काम करते हैं राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे शॉर्ट में ईआर कहते हैं। ईआर, ठीक है। राइबोसोम वो छोटी छोटी मशीनें हैं जो डीएनए का निर्देश पढ़कर प्रोटीन बनाती हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, वो एक बहुत बड़े हाईवे या पाइपलाइनों के नेटवर्क की तरह है। इसमें 2 विभाग होते हैं। पहला है रफ ईआर, जिसकी सतह खुरदुरी होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, प्रोटीन बनाने और उसे आगे भेजने का काम करता है। और दूसरा है स्मूथ ईआर, जिस पर राइबोसोम नहीं होते और ये मुख्य रूप से फैट या लिपिड बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ईआर रूपी हाईवे पर प्रोटीन और फैट बनकर तैयार हो गए, लेकिन सामान बन जाने के बाद उसे पैक करके सही जगह पर डिलीवर भी तो करना होगा ना? एकदम सही। और डिलीवरी का ये काम करता है गोल्जी उपकरण। ये फैक्ट्री का पैकेजिंग और कुरियर विभाग है। ओके। जो भी प्रोटीन या फैट ईआर में बनता है वो गोल्जी उपकरण के पास आता है, फिर ये उसे पैक करता है, उस पर एक तरह का एड्रेस टैग लगाता है और फिर कोशिका के अंदर या बाहर जहां भी जरूरत हो वहां भेज देता है। पर इस गोल्जी उपकरण का नाम थोड़ा अजीब सा नहीं है? ये आया कहां से? इसके पीछे ना विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही मजेदार किस्सा जोड़ा है। अच्छा, बताइए। 1898 में एक इतालवी वैज्ञानिक थे, कैमिलो गोल्जी। हाँ। उन्होंने खलियान उल्लू यानी बान आउल की नर्व सेल्स का अध्ययन करते हुए एक जालीदार संरचना देखी थी। उन्होंने इसे देखने के लिए खास तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस समय माइक्रोस्कोप्स इतने एडवांस तो थे नहीं, इसलिए बाकी वैज्ञानिकों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। अरे क्यों? उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जालीदार संरचना होती ही नहीं है, ये सिर्फ कैमिलो गोल्जी के रसायनों का लगा हुआ धब्बा है। दशकों तक उन्हें गलत समझा जाता रहा। ये तो विज्ञान के इतिहास में अक्सर होता है। मतलब समय से पहले की गई खोजों को लोग आसानी से नहीं मानते और नकार देते हैं।
बिल्कुल। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ ना, तब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और माना कि कैमिलो गोल्जी बिल्कुल सही थे। और बस उन्हीं के सम्मान में इस पैकेजिंग विभाग का नाम गोल्जी उपकरण रखा गया। चलिए, अंत भला तो सब भला, गोल्जी को अपना सम्मान मिल ही गया। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी फैक्ट्री में लगातार कुछ बन रहा है और पैकेजिंग हो रही है, तो वहां कचरा और टूट-फूट भी तो होगी। इस कचरे का निपटारा कैसे होता है? तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोशिका में लाइसोसोम्स होते हैं। ये छोटे-छोटे बैग्स जैसे होते हैं, जिन्हें कोशिका का क्लीन अप सिस्टम या रिसाइकलिंग प्लांट कहा जाता है। इनमें बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचक रस होते हैं। अगर कोशिका का कोई हिस्सा टूट-फूट गया है या बाहर से कोई खतरनाक बैक्टीरिया अंदर आ गया है, तो लाइसोसोम उसे अपने अंदर खींचकर पूरी तरह पचा डालते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो सफाई भी हो गई। लेकिन एक चीज छूट रही है मुझे लगता है। क्या? बिजली या ऊर्जा कहाँ से आती है? इस ऊर्जा के लिए कोशिका के पास अपना खुद का पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को तोड़कर एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। यही एटीपी पूरी कोशिका की बैटरी की तरह काम करता है। और अगर हम पौधों की बात करें ना, तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक एडिशनल एनर्जी सिस्टम भी होता है, जिन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। विशेष रूप से क्लोरोप्लास्ट, जो सूर्य की रोशनी को सोखकर प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधों के लिए खाना बनाते हैं। एक तरह से ये पौधों के सोलर पैनल हैं। सोलर पैनल, क्या शानदार तुलना है। लेकिन रुकिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की जो संरचना है वो बाकी ऑर्गेनल से थोड़ी अलग होती है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और अगर हम इस बात को बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो यहाँ एवोल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य छिपा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो क्या है? देखिए, कोशिका के ज्यादातर ऑर्गेनेल पूरी तरह से न्यूक्लियस के डीएनए पर निर्भर होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इन दोनों के पास अपना खुद का अलग डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। एक मिनट, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो किसी जमाने में एक अलग ही जीव था? एकदम सही। वैज्ञानिक इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। ये इस बात का बहुत मजबूत इशारा है कि अरबों साल पहले ये दोनों शायद स्वतंत्र रूप से घूमने वाले एक कोशिकीय बैक्टीरिया थे। बाप रे। हाँ, और किसी समय एक बड़ी कोशिका ने इन्हें निगल लिया होगा, लेकिन इन्हें पचाने के बजाय दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। बड़ी कोशिका ने इन्हें सुरक्षा दी और बदले में इन्होंने ऊर्जा यानी एटीपी बनाकर दी। और धीरे धीरे ये उसी बड़ी कोशिका का स्थायी हिस्सा ही बन गए। ये तो एकदम ऐसा है जैसे किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने एक छोटे और बहुत ही एफिशिएंट स्टार्टअप को खरीद लिया हो। हाँ, बिल्कुल। और आज वो स्टार्टअप कंपनी के अंदर रहकर पूरा पावर डिपार्टमेंट ही संभाल रहा है। ये सच में अद्भुत है। अच्छा, ये बताइए, क्या इस फैक्ट्री के अंदर कोई गोदाम या वेयरहाउस भी होता है? हाँ, स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स होते हैं। जानवरों की कोशिकाओं में ये बहुत छोटे होते हैं या कभी-कभी तो होते ही नहीं हैं, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में ये वैक्यूल बहुत विशाल होते हैं। कितने बड़े? कभी-कभी तो ये कोशिका का 50 से 90% हिस्सा तक घेर लेते हैं। पौधे इनमें पानी, जरूरी पोषक तत्व और कभी-कभी कचरा भी स्टोर करते हैं। अच्छा। पानी से भरे होने के कारण ना, ये वैक्यूल कोशिका को अंदर से बाहर की तरफ एक दबाव देता है, जिससे पौधा कड़ा और सीधा खड़ा रहता है। और जब पौधे को कई दिनों तक पानी नहीं मिलता, तो यही वैक्यूल खाली होने लगता है, उसका दबाव कम हो जाता है और पौधा मुरझाकर झुक जाता है। तो ये पूरा एक सप्लाई चेन है, न्यूक्लियस यानी सीईओ से शुरू होकर ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल तक। हाँ, लेकिन ये सारी फैक्ट्री, ये सारे सफाई कर्मचारी और पावर हाउस, ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपने पहले कहा था कि रेड ब्लड सेल 120 दिन में मर जाती हैं। हाँ, मैंने कहा था। और सिर्फ खून की ही नहीं, शायद हर दिन करोड़ों कोशिकाएं मरती होंगी। तो अगर इतनी अच्छी फैक्ट्री चल रही है और रोज इतनी कोशिकाएं मर रही हैं, तो हम जिंदा कैसे हैं? हमारा शरीर छोटा क्यों नहीं हो जाता? ये बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, और सबसे अहम बात, नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी कोशिकाओं के विभाजित होने से ही जन्म लेती हैं। अच्छा। मतलब कहीं आसमान से जादू से नई सेल नहीं टपकती।
पुरानी कोशिका टूटेगी, विभाजित होगी और नई कोशिकाएं बनाएगी। तो ये जो सेल डिवीजन है, इसके तरीके क्या होते हैं? मतलब अगर मेरे हाथ में पेपर कट लग जाए और कुछ दिन में वो घाव भर जाए, तो वहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वहाँ माइटोसिस हो रहा है। देखिए, सेल डिवीजन के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है माइटोसिस, जो शरीर के विकास और मरम्मत के लिए होता है। ओके। जब भी हमें चोट लगती है तो आसपास की कोशिकाएं माइटोसिस के जरिए विभाजित होती हैं। इसमें एक मदर सेल विभाजित होकर बिल्कुल अपने जैसी 2 डॉटर सेल यानी समान कोशिकाएं बनाती हैं। दोनों में डीएनए और क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, यानी एकदम क्लोन। पर अगर ये क्लोनिंग है तो हम सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते? मतलब हम अपने भाई बहनों से भी तो अलग ही दिखते हैं ना? इसके लिए सेल डिवीजन का दूसरा तरीका जिम्मेदार है, जिसे मियोसिस कहते हैं। अच्छा, मियोसिस। यह केवल यौन प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 नहीं बल्कि 4 कोशिकाएं बनाती हैं और हर नई कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मूल कोशिका से आधी रह जाती है। समझ रहा हूं। और इसी प्रक्रिया के दौरान डीएनए का आपस में मिक्सअप होता है, जिससे आने वाली पीढ़ी में विविधता या वेरिएशन आती है। बस इसी वजह से हम अपने माता पिता या भाई बहनों से अलग दिखते हैं। अब समझ आया। लेकिन एक बात बताइए, कोशिका को ये कैसे पता चलता है कि उसे कब तक विभाजित होना है और कब रुकना है? घाव भर जाने के बाद वो बढ़ती ही क्यों नहीं चली जाती? सामान्य कोशिकाओं में ना एक बहुत ही गजब का सेंस होता है, जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? हाँ, जब सामान्य कोशिकाएं विभाजित होती हैं और बढ़ते बढ़ते अपने आसपास की दूसरी कोशिकाओं को छूने लगती हैं, तो उस फिजिकल टच से उन्हें एक सिग्नल मिलता है। कैसा सिग्नल? उन्हें पता चल जाता है कि भाई जगह भर गई है, अब और नहीं बढ़ना है, और वे तुरंत अपना विभाजन रोक देती हैं। रुकिए, अगर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि कैंसर के कोशिकाओं का ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला सेंसर खराब हो जाता है? बिल्कुल सही। क्या वो दूसरी कोशिकाओं से टकराने के बाद भी नहीं रुकती और एक के ऊपर एक ढेर लगाती जाती हैं? और क्या इसी ढेर को हम ट्यूमर कहते हैं? आपने बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया है। कैंसर कोशिकाएं वास्तव में यही नियंत्रण खो देती हैं। उन्हें रोकने वाला वो सिग्नल काम करना बंद कर देता है और वे पागलों की तरह बढ़ती चली जाती हैं, जो अंततः ट्यूमर का रूप ले लेता है। बहुत ही खतरनाक है ये। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पौधों की कोशिकाओं में उनकी उस कठोर सेल वॉल के कारण ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जानवरों की तरह काम नहीं करता। पौधों का विकास एक अलग और जादुई तरीके से होता है। वो कैसे? पौधों की कोशिकाओं की एक बहुत बड़ी खूबी है, जिसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी? ये क्या चीज है? वैज्ञानिक गॉटलीब हेबरलिंट ने दुनिया को बताया था कि पौधे की सिर्फ एक अकेली पूरी तरह से विकसित कोशिका को अगर लैब में सही पोषण और सही माहौल दिया जाए ना, तो वो अकेली कोशिका विभाजन करके एक पूरा का पूरा नया पौधा बना सकती है। क्या बात कर रही हैं? मतलब ये ऐसा है जैसे आपने किसी बनी बनाई इमारत से बस एक ईंट निकाली और उस अकेली ईंट के अंदर पूरा का पूरा नया घर बनाने का नक्शा और क्षमता दोनों मौजूद है। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। बिल्कुल। और इसी टोटीपोटेंसी के विचार ने प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक की नींव रखी। अच्छा। जहां आज कृषि वैज्ञानिक लैब के अंदर पौधे की एक छोटी सी कोशिका से हजारों नए और स्वस्थ पौधे उगा सकते हैं। ये दिखाता है कि एक अकेली कोशिका के अंदर जीवन की कितनी असीम संभावनाएं और ताकत छिपी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, चाहे वो लद्दाख की पूगा घाटी के उबलते पानी में रहने वाला वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या हमारे खुद के शरीर के अंदर का ये जटिल तंत्र, हर एक सेल एक बेहद समझदार, व्यस्त और परफेक्ट फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। इसमें ऊर्जा बन रही है, कचरा साफ हो रहा है, लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है और बिना एक पल रुके जीवन का पहिया घूम रहा है। और मजे की बात यह है ना कि ये ज्ञान हमें केवल इतिहास या कुदरत को निहारने तक ही सीमित नहीं रखता, ये हमारे भविष्य की नींव भी रख रहा है। वो कैसे? साल 2010 में जे क्रेग वेंटर नाम के एक वैज्ञानिक और उनकी टीम ने सिंथेटिक बायोलॉजी की दुनिया में एक धमाका कर दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कंप्यूटर पर एक साधारण बैक्टीरिया के डीएनए का पूरा कोड पढ़ा और फिर उन्होंने प्रयोगशाला में अलग-अलग रसायनों को मिलाकर
बिल्कुल वैसा ही एक सिंथेटिक डीएनए खुद बना लिया। खुद बना लिया। हाँ, और फिर उन्होंने उस इंसान द्वारा बनाए गए डीएनए को एक खाली कोशिका में डाला और वो कोशिका जिंदा हो गई। मतलब उन्होंने एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उपयोग करके जीवन के कोड को खरोच से दोबारा लिख दिया। दिमाग चकरा जाने वाली बात है ये। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है, ये सोचने वाली बात है। आज हमने एक कोशिका की उस बाहरी दीवार से लेकर उसके फैक्ट्री जैसे अंगों और उसके सबसे गहरे रहस्य यानी डीएनए तक का सफर तय किया। बिल्कुल। लेकिन जे क्रेग वेंटा का ये प्रयोग हमारे सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। अगर इंसान कंप्यूटर पर बैठकर कोड लिख सकता है और एक जीवित कोशिका का डीएनए खुद लैब में बना सकता है, तो सोचिए भविष्य में बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मिलकर और क्या-क्या चमत्कार कर सकते हैं। क्या ऐसा समय आएगा जब हम भयानक बीमारियों से लड़ने के लिए या अपने प्रदूषित पर्यावरण को साफ करने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से नई कोशिकाएं डिजाइन करेंगे? क्या हम उस जीवन की मौलिक इकाई को, जिसे प्रकृति ने अरबों साल में बनाया, खुद के हाथों से नया आकार दे पाएंगे? ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान की किताबों से निकलकर सीधे हमारे भविष्य से टकराता है।